जितने भी बच्चे जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, अब धीरे धीरे आपका एग्जाम पास में आता जा रहा है। ये बात आपको भी फील हो चुकी होगी और आप लोग रेगुलरली टेस्ट देना भी शुरू कर दिए होंगे। लेकिन पता है यार सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस मार्क्स को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो। जिस दिन आप फाइनल डे पे एग्जाम देने बैठोगे ना, आप अंदर से खत्म रहोगे। सोच करके देखो, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जाम दोगे आपकी क्या हालत होगी यार, आपका क्या आउटपुट निकलेगा। जो आ रहा होगा वो भी छोड़ करके आओगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाए। तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे हैं ना, उन पे फोकस करना आज से ही चालू कर दो और टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होते रहने चाहिए और वो चीज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एनालिसिस से हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको किस तरीके से एक प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करनी है। स्वागत है यार आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और पिछले 3 साल से हम जेईई के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। यार अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और उसका जो सबसे मेन कारण है ना, आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट एनालिसिस न करना। अब भैया बात आती है कि यार भैया प्रॉपर तरीके से फिर टेस्ट एनालिसिस करे कैसे? तो यार जितने भी पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं ना, उनको लाइन से नोट डाउन करते जाओ और उनको फॉलो करते जाना। जैसे मान लो कि आपने कोई भी टेस्ट दिया इस संडे, क्या करो, अगर आपके पास मान लो 90 क्वेश्चंस हैं तो 90 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन को बाइफरकेट करो। सबसे पहले जो आपका टेस्ट हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल लो और हर क्वेश्चन के आगे लिखो कि आपने उस क्वेश्चन को सही किया है या गलत किया है। जो क्वेश्चन सही हुए हैं उन्हें भी उठा लो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें भी उठा लो। करना क्या है, उठा के ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपसे सवाल तो बन गया, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आपसे सवाल कहीं ना कहीं तुक्के में बन गया है। आपको जो रियल कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का या जो सॉल्यूशन आपने किया, वो जो रियल कॉन्सेप्ट था वो आपने नहीं लगाया, कुछ भी अगड़म बगड़म कर दिया, आंसर आ गया। तो उन क्वेश्चन को टिक मार्क कर लो, उस पर लिख दो कि तुक्के से बन गया था। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं, उन क्वेश्चंस के आगे प्रॉपरली लिखो, रीजन लिखो कि भैया क्यों आपसे वो सवाल नहीं बना। क्या आपसे वो सवाल नहीं बना इसलिए आपको उसके क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया हो? कि ऐसा भी हो सकता है भैया कि सवाल रीड किया पता ही न लगा हो, कि यार आपका स्टेटमेंट रीड करके इंटरप्रिटेशन करने वाला पार्ट गड़बड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सवाल पढ़ा हो, आपको सारे गिवन डाटा सब कुछ पता लग गए हो, लेकिन आप फॉर्मूला ही भूल गए हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा हो, क्वेश्चन किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में गलती हो गई हो। तो भैया कई सारे रीजन है क्वेश्चंस न बनने के या क्वेश्चन न कर पाने के। ऐसा भी हो सकता है यार कि आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, सब कुछ सही करते आए हो और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो यानी कि यहाँ पे पता चलता है कि आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कितना गंदा है, आप घबरा करके कैलकुलेशंस गलती करके आए हो यार। तो हर क्वेश्चन के आगे लिखो कि ये मेरा क्वेश्चन सही है तो मैंने सही में सही किया है या तुक्के से सही हो गया है, और जो क्वेश्चन गलत है उसके आगे लिखो क्या रीजन रहा वो क्वेश्चन गलत होने का, या क्या रीजन रहा कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। जो क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हो गए या जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, उन क्वेश्चंस के टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चंस किस टॉपिक या किस पर्टिकुलर चैप्टर के हैं, और जिस भी टॉपिक के वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को अपने नोट से उठा करके दोबारा पढ़ो भैया। यानी कि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं है, तो आपको नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और उस जैसे क्वेश्चंस आप कम से कम 2-3 प्रैक्टिस करो, कम से कम उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी तो जाकर के वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल जहन में बैठेगा और जैसे ही वैसा सवाल आपको सामने दिखेगा आप तुरंत सॉल्व कर डालोगे। यार रोहित शर्मा भी अगर पुल शॉट बढ़िया मारता है ना, तो आज से कुछ साल पहले रोहित शर्मा भी पुल शॉट अच्छे से नहीं मार पाता था। कितनी बॉल पुल शॉट के उसने प्रैक्टिस करे, तब जाकर के आज वो पुल शॉट का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। हाँ कि ना? हाँ भैया, उसी तरीके से आपको भी करना है। जो गलतियां आप अभी कर रहे हो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी तो जाकर के वो इंप्रूव होगा, तभी तो वैसे पुल शॉट वाले क्वेश्चंस जैसे ही आपको दिखेंगे आप उसको टैकल कर पाओगे। आपको भी एग्जैक्टली वही करना है। आज समझ में आ गई कि नहीं? आपका जो टेस्ट पेपर है उस हर टेस्ट पेपर के आगे क्वेश्चन पे आपको लिखना है जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं उनकी भैया अच्छे तरीके से उनके टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व अपने को करने हैं। और जब इतना काम कर लोगे ना, जैसे मान लो टेस्ट दे करके आए, आराम से 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट किए, उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके एनालिसिस किए, और एनालिसिस कैसे करना है वो हम आपको अभी बता दिए। अगर आप इस मेथोडोलॉजी से अगर आप अपनी टेस्ट की एनालिसिस करते हो ना, तो आपका टॉपिक भी रिवाइज होता चला जाएगा। और सोच करके देखो, उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। यानी कि सोच के देखो कितना इफेक्टिव टेस्ट एनालिसिस आपका हो रहा है। और
आप कमेंट में अभी लिख दो कि आप इस तरीके से टेस्ट एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो, जो हम आपको अभी तरीका बताए हैं। 100% गारंटी से बोल सकते हैं जो अभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें 70% बच्चे इस तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं और आपका मार्क्स नहीं आता है। इतना करने के बाद टेस्ट दे लिया, उसकी एनालिसिस कर ली, टॉपिक सारे रिवाइज कर लिए, जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। इतना करने में भैया आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद 2 घंटे का अगेन ब्रेक दो और ब्रेक देने के बाद उसी टेस्ट पेपर को दोबारा सॉल्व करो। रटना मत, आंसर मत रटना। जब आप उस टेस्ट पेपर को दोबारा सॉल्व कर रहे होगे तो हर क्वेश्चन का आंसर बकायदे प्रोसेस से करके निकालो और तब टिक मारना। और उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो भैया उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल ही स्टार मार्क कर लो। आपसे उतने एनालिसिस के बाद भी नहीं बने और उस क्वेश्चन को एक अलग से कॉपी में लिख लो। यानी कि भैया उस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि आप इतना एनालिसिस करने के बाद भी उस क्वेश्चन को गलत कर दिए या उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको हिट नहीं हुआ। तो उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग से कॉपी बना लो और उस क्वेश्चन को उस कॉपी के अंदर लिख दो, ताकि जब आपका फाइनल एग्जाम पास में आ रहा होगा तो उस कॉपी के क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज कर सको, ताकि आपको पता हो कि नहीं वहां तो आपसे बिल्कुल ही गलती होती है भैया, और आप उस गलती से बच सको। क्योंकि आपकी गलती आप बार बार अगर देखोगे ना कि नहीं मैंने यहां गलती की है बार बार, तो भैया जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके दिमाग को याद रहेगा भैया तैयार रहना, यहां गलती होती है। तो आपके साथ ज्यादा चांसेस रहेंगे कि जब टेस्ट में अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो आप कम गलती करके आओगे। इस लेवल की टेस्ट एनालिसिस आपको करनी है और करनी पड़ेगी अगर आप टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, वरना वही कहते रह जाओगे भैया 120 नंबर आ रहा है, 130 नंबर आ रहा है, अब बढ़ नहीं रहा है, क्या करूं मैं। आप सोचते हो ना, क्योंकि यार एक थ्रेशोल्ड जब आ जाता है ना तो आपको कुछ अलग करना पड़ता है जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपको प्रोसेस बताया ना, सोच के देखो कितना हार्श प्रोसेस है एक टेस्ट एनालिसिस के लिए। इतना करने के बाद वो टेस्ट पेपर बचेगा ही नहीं कुछ भैया, सारा कुछ घोल के पी जाओगे, इस दिमाग में फिट हो जाएगा। और सोच के देखो अभी जो टाइम बचा है अपने पास उसमें कितने टेस्ट देने हैं, और इस लेवल की एनालिसिस करोगे तो भैया सोच के देखो आपके कितने जो मिस्टेक हैं वो रिड्यूस होते चले जाएंगे, और वो चीज आपको फाइनल डे वाले दिन कितना हेल्प करेगी। अब कई बार पता है बच्चे ये भी सारा बोलने लगते हैं कि सर भैया बोलना तो बड़ा आसान होता है, करके देखिए पता चलता है। भैया एक बात बताएं, जितने लोगों का मार्क्स आता है ना, और जितने बच्चे हमारे साथ पिछले साल जुड़े थे ना और वो टेस्ट देते थे और उनको हम ये तरीका बताएं, जो नंबर उनका ब्लॉक हो गया था ना, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 140 150 के बाद एकदम सैचुरेट हो गए थे, वो उनके सवाल में अब मतलब वो सवाल बना ही नहीं पा रहे थे, उनके मार्क्स अब बढ़ ही नहीं रहे थे। उनको बोले और पता है वो भी एकदम ऐसे लाइटली ले लिए थे, हाँ भैया ठीक है आप बता दिए, ये तो कहानी की तरह मैंने सुन लिया, आप फॉलो नहीं करेंगे। वो समझा करके डांट करके उनको सॉल्व कराया, उनको एनालिसिस इस तरीके से करवाई, और जिन बच्चों का 150 से 160 पे सैचुरेट हो गया था ना, उनका 200 मार्क्स भी आए। 40 नंबर बढ़वाना 150 160 के बाद एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है यार, और वो इसी मेथडोलॉजी से बढ़ा। उनका तुम्हारा भी बढ़ेगा अगर तुम इस मेथडोलॉजी को फॉलो करोगे। समझ में आ रही है? तो इस मेथड को जरूर फॉलो करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और नीचे कमेंट में भैया हमें बता दो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो हम नीचे कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर देंगे, और हमें लगेगा कि नहीं इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो हम वीडियो भी जरूर बनाएंगे। ध्यान रखना अपना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।